हेलो है आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूँ सीपीआर का पल्स रेडियो। और आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन कुछ खबरों की। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 22 सितंबर को जंतर मंतर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। दरअसल इस सवाल से ज्यादा मोहन भागवत से पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत थी। केजरीवाल ने अपने भाषण में कई बार भागवत का नाम लिया है और बीजेपी संघ के रिश्ते पर भी बात की है। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल तब पूछा है जब संघ और बीजेपी के संबंधों में कड़वाहट की खबरें चल रही हैं। भागवत ने बीते दिनों ऐसे कई बयान दिए जिसके बाद कहा गया कि भागवत पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि भागवत ने अपने बयानों में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया था। ऐसा में सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल पीएम मोदी की शिकायत मोहन भागवत से क्यों कर रहे हैं। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर ईडी और सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के लिए सही है या हानिकारक है। जिन नेताओं को मोदी शाह ने भ्रष्टाचारी कहा उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या मोहन भागवत जी ने ऐसी राजनीति की कल्पना की थी? बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई थी तो ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट न हो। मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब करने से रोका? जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंख दिखाने लगा है? जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पर क्या गुजरी? क्या आपको दुख नहीं हुआ? अमित शाह जी कह रहे हैं कि 75 साल में रिटायर होने वाला नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ कि जो नियम आडवाणी जी और अन्य कई नेताओं पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा। केजरीवाल के पिछले बयानों संदर्भ। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के सवालों पर कहा है कि बीजेपी संघ से सवाल पूछने के बजाय केजरीवाल को दिल्ली की जनता का जवाब देना चाहिए। जन लोकपाल का क्या हुआ? यमुना साफ क्यों नहीं हुई? हवा में प्रदूषण क्यों है? सड़कें टूटी हुई क्यों हैं? अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी क्यों नहीं किया गया? दिल्ली की सीएम कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले जनता की अदालत में संघ बीजेपी को निशाने पर लिया। लेकिन अतीत में ऐसे कई मौके रहे हैं जब केजरीवाल ने अपने बयानों से बीजेपी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। मई 2024 में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल से कुछ दिनों के लिए जमानत पर बाहर आए थे तब भी अरविंद केजरीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी को लेकर दावा किया था। केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव के 2 महीने बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अपनी चुनावी रैलियों में केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी ने खुद नियम बनाया था कि जो 75 साल का हो जाएगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। केजरीवाल के इस बयान का तभी असर हुआ था कि अमित शाह को 75 की उम्र में रिटायरमेंट वाली बात पर सफाई देनी पड़ी थी। शाह ने कहा था मोदी जी ही टर्म पूरा करेंगे और आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। 75 की उम्र में रिटायरमेंट वाली बात बीजेपी के संविधान में नहीं लिखी है। पीएम मोदी ने भी एक चुनावी रैली में तब जनता को अपना वारिस बताया था। दरअसल 2014 के बाद से ऐसे कई नेता रहे जिनकी उम्र जब 75 को पार हुई तो उन्हें किनारे पर कर दिया गया और इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। विपक्ष का आरोप रहता है कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। हालांकि बीजेपी ऐसे आरोपों से इनकार करती रही है। हाल ही में केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि तोड़नी चाहिए और उसे दिखाना चाहिए कि पिंजरे में बंद तोता नहीं है। केजरीवाल के सवाल के मायने। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने बीबीसी हिंदी में कहा कि जैसा कि केजरीवाल ने कहा है कि बच्चा भटकता है तो अभिभावक से सवाल पूछे जाने की जरूरत है। अगर इसके राजनीतिक मायने पूछे जाएं तो यही 5 सवाल हैं तो आरएसएस को भी परेशान कर रहे हैं। पार्टियों को तोड़ा जाना, अजीत पवार जैसे नेताओं को लाने से संघ में नाराजगी रही है। महाराष्ट्र में इसे लेकर बहुत बवाल है। संघ ये मानता है कि इससे बीजेपी को फायदा नहीं हुआ है। मई 2024 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम है तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। जानकारों को कहना है कि नड्डा के इस बयान से संघ में काफी नाराजगी देखने को मिली है। नीरजा चौधरी कहती है कि अभी तक इस बयान को खारिज नहीं किया गया। नड्डा ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरह से लिया गया है। कोई सफाई देने की कोशिश नहीं हुई। संघ में बीजेपी और मोदी के काम करने के तरीकों को लेकर नाराजगी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार से कहा है कि आरएसएस का विरोध जिस तरह से राहुल गांधी करते हैं वैसे अरविंद केजरीवाल नहीं करते हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि आरएसएस बचा रहे और उसकी शुचिता से समझौता न हो।
जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शिकायत कर रहे थे उससे तो ये लग रहा था कि वो बहुत चिंतित हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी बात नहीं मान रही है तो माना। वो बोले कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर ऐसा वक्त चुना है जब बीजेपी और संघ में अनबन की खबरें हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल आरएसएस को बता रहे हैं कि बीजेपी में कोई भी शामिल हो जा रहा है, इससे उसकी पवित्रता प्रभावित हुई है। यह आरएसएस के लिए बहुत सहज स्थिति नहीं है। नीरजा चौधरी कहती हैं कि संघ के अंदर जो सवाल थे केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर वो सवाल पूछ लिए हैं, अब संघ को जवाब देना होगा। क्या वो एजेंसियों के इस्तेमाल, सरकार को गिराए जाने या 75 पार जैसे मुद्दों पर मोदी को समर्थन देंगे या खारिज करेंगे? केजरीवाल ने मुद्दा स्पॉटलाइट में ला दिया है, इससे अंदरूनी मतभेद और पैने हो जाएंगे। केजरीवाल विपक्षी नेता के तौर पर अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद 18 जुलाई को बोले थे, मनुष्यता है पर मानवता नहीं है। वो पहले मनुष्य बन जाए, फिर मनुष्य अलौकिक सुपरमैन और अति मानव बनना चाहता है, वहाँ रुकता नहीं। फिर उसे लगता है कि देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं हमसे तो भगवान बड़ा है, फिर वो भगवान बनना चाहता है। भगवान कहते हैं मैं तो विश्व रूप हूँ। वहाँ भी कुछ रुकने की जगह है या वहाँ से आगे कुछ है? इसे पीएम मोदी के लिए संकेत के तौर पर देखा गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे परमात्मा ने भेजा है। ऐसे में क्या केजरीवाल संघ और बीजेपी की दूरियों की अटकलों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? नीरजा चौधरी कहती है जो सामने है और जो नहीं है, केजरीवाल उन दूरियों को भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। संघ अजित पवार को लेकर नाराज है। कई और लोग हैं जो कुछ दिन पहले आए और आप राज्यसभा का टिकट दे रहे हैं। संघ को भी कोने में डाल दिया है। संघ नाराज है पर एक्शन क्या ले रहा है? अब देखते हैं कि बीजेपी और संघ क्या करते हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जल्द होने हैं। आने वाले महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। क्या केजरीवाल बयानों से जनता के बीच असर होगा? नीरज चौधरी ने कहा है कि बीजेपी संघ से जुड़े ये सवाल जनता के बीच भी खड़े हैं, असर तो जनता के बीच में भी होगा। इस मामले में परिवर्तन आए या ना आए, मगर जो छिपे सवाल थे वो अब सामने आ गए हैं। ये बातें अब नैरेटिव का हिस्सा बन गई हैं। संघ इन सवालों को अगर खारिज नहीं करता है तो इनका बचाव करना होगा। संघ से कैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद? द आरएसएस आइकन्स ऑफ इंडियन राइट किताब के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय ने बीबीसी से इस बारे में बात की। नीलांजन मुखोपाध्याय ने कहा है कि संघ परिवार के अंदर बीते 10 साल से जो शांति दिख रही है वहां अब थोड़ी बहुत अथल पथल हुई है। चाहे नड्डा के बयान के बाद से या चुनावी अभियान के दौरान, इसी में केजरीवाल घी भी डाल रहे हैं कि आग भड़कती रहे। ये राजनीतिक रणनीति है। केजरीवाल के सवाल पूछे जाने की रणनीति पर नीलांजन मुखोपाध्याय बोले कि राजनीति में होता रहा है। जहां तक मुझे याद है कि राजीव गांधी सरकार में थे तब हर दिन विश्वनाथ प्रसाद सिंह पूछते थे। यह आम रणनीति है, ऐसे कुछ सवाल पूछ लो जिसका जवाब मिलेगा नहीं। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर चलाना पुरानी राजनीतिक रणनीति रही है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं भागवत के 4 बयान आ चुके हैं, इनमें मोदी का नाम नहीं लिया गया है, पर किसी के मन में शक नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। बीते नितिन गडकरी ने कहा था, मुझसे किसी नेता ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम लोग आपका समर्थन करेंगे। मुखोपाध्याय इस बयान की ओर याद ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि अब तक पार्टी के अंदर ये माहौल था कि सब चीज पे लगे हुए थे, उसमें थोड़ा फिर बदल हुआ है। आप कई राज्य में देखेंगे कि बीजेपी के अंदर से थोड़ी आवाज बाहर आने लगी है। बीते नितिन गडकरी ने ये बात कही दी है और उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आप कई राज्यों में देखेंगे कि बीजेपी के अंदर से थोड़ी बहुत आवाज बाहर आने लगी है। नितिन गडकरी को ये कहने की क्या जरूरत थी कि विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए थे। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि आप पीएम उम्मीदवार नहीं मानते हैं पर लोग मानते हैं, ताकि जब किसी विकल्प की बात चले तो उनके नाम पर भी बात हो। केजरीवाल के बयान पर संघ की ओर से कैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है? मुखोपाध्याय कहते हैं कि संघ इस बयान को नजरअंदाज करेगा। इस तरह से संघ का कोई प्रवक्ता है नहीं। अगर किसी कार्यक्रम में किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो जो दिमाग में आएगा वो कह देंगे। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। केजरीवाल शुरू में भ्रष्टाचार के खिलाफ और आम लोगों के हित से जुड़ी राजनीति करने के दावे करते नजर आ रहे थे, लेकिन 2019 के बाद से केजरीवाल हिंदुत्व की राजनीति करते नजर आए हैं। बीते कुछ सालों में दिल्ली में कई जगहों पर सुंदरकांड करवाने की बात हो या तिरंगा लगवाने की बात हो, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता खुद को कट्टर देशभक्त की छवि वाला पेश करते रहे हैं। 2021 में केजरीवाल ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार का मकसद राम राज्य लाना है। केजरीवाल ने कहा था भगवान राम अयोध्या के राजा थे, भगवान राम के शासन में जनता संतुष्ट थी क्योंकि सारी बुनियादी सुविधाएं लोगों की पहुंच में थी। हम इसे ही राम राज्य कहते हैं। हम दिल्ली में ये राम राज्य लाना चाहते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आम जनता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए भी भेजती रही है।
जानकारों को कहना है कि ऐसे कई मौके हैं जब केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाए हैं। कुछ मौकों पर आप भी बीजेपी से भी कुछ कदम आगे ही नजर आई है। उदाहरण के लिए जब नागरिकता संशोधन कानून के तहत पड़ोसी देशों से आए लोगों को नागरिकता देने की बात आई तो आप बीजेपी पर हमलावर रहे। आपका कहना था कि अगर बाहर से लोगों को लाकर बसाया जाएगा तो भारतीय नागरिकों के मौके छिनेंगे। कुछ और खबरें आप लोगों के पास CPR यानी करंट पल्स रेडियो में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।